What is real number? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, आपके एनसीईआरटी से एंड पीवाईक्यू से। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या होते हैं? सो क्लास 9 में आपने पढ़ा था रियल नंबर। सो आपको ये तो अच्छे से पता होगा, रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। सो रियल नंबर आपके वैसे नंबर होते हैं जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप अपने नंबर लाइन पे, ठीक है। जैसे कि ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है। देन यहाँ पे 0, 1, 2, 3, फिर में आपका -1, -2, -3 आ जाता है। फिर बीच में आपका एक रैशनल नंबर भी आ सकता है 1/2। सो या फिर इसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं। सो आपका वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है। सो नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और निगेटिव नंबर को भी और फ्रैक्शन को भी और डेसिमल को भी। सो ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड डेफिनेशन ये है कि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सो रियल नंबर्स आपका उसमें इंक्लूड होता है रेशनल और इरेशनल नंबर, उसको भी हम लोग रियल नंबर्स ही कहते हैं, ठीक है। सो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर। सो आप इससे बहुत ही अच्छे से आप इसको जानते होंगे कि वो क्या होता है। सो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4 होल नंबर। सो होल नंबर में कुछ नहीं करना है, ये जो नेचुरल नंबर है आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप आगे में 0 लगा दीजिए, बस आपका ये होल नंबर हो गया। So all counting number together with 0 form the collection of whole number. Example 0, 1, 2, 3. So counting numbers के साथ अगर आपका 0 भी आता है then वो आपका whole number कहलाता है, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? इंटीजर आपके पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0 हो सकते हैं, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं रैशनल नंबर के बारे में। सो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। सो आपका p/q के फॉर्म में जो भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं, जिसमें आपका डिनोमिनेटर q है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो -3, -1, 0, 1, 2, 3, 1/4, 0.5 ये सारे हमारे रैशनल नंबर है। अगर आप 1 को देख रहे हैं तो नीचे सबका यहाँ पे 1 छिपा हुआ ही होता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स हैं। देन इसमें डेसिमल भी आता है। फिर जो है आपका ये टर्मिनेटिंग नंबर है, देखिए यहाँ पे जो 0.142857 है। देन उसके बाद फिर से वो सारे नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। सो रैशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर आपके क्या होते हैं? तो आप उसका सिंपली अपोजिट बोल सकते हैं, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। एंड इरेशनल नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स भी होते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर में आपके जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 3.141592, तो इसके आगे कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक रैशनल नंबर हुआ, आगे तो बढ़ रहा है बट ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये नंबर आगे तो बढ़ते जाएंगे बट ये रिपीट नहीं होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये यहाँ पे कहीं भी रुक नहीं रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड नॉन रिपीटिंग है, जो डेसिमल है उसका वो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, उसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, कि कहीं पे जाके वो स्टॉप होगा, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं उसमें वो कहीं भी स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में आपके पाई, √2, √3 ये सारे आपके इरेशनल्स हैं, ठीक है। देन आपका आता है प्राइम नंबर। So friends, what is prime number? A prime number is a whole number greater than 1 whose only factor are 1 and itself. So prime number आपके वैसे numbers होते हैं जिसका factor वो खुद होता है और 1 होता है, ठीक है। So यहाँ पे greater than 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता। 1 के बाद वाले जो नंबर्स हैं जिसका फैक्टर 1 और वो खुद हो, वो नंबर्स आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका 2 है,
3 है, 5 है, 7 है, ये सारे का फैक्टर 1 है और वो खुद है सिर्फ। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर होंगे जिसमें आपका 1 इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट आपका कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, वो नंबर आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। सो एग्जांपल अगर हम देखें तो 4, 6, 8, 9, 4 का क्या क्या फैक्टर हो जाएगा? 2 इंटू 2 और 4 से भी कटेगा। ठीक है, 2 का फैक्टर यहाँ पे 2 हो रहा है, एक तो खुद 2 हो रहा है, एक 4 है और एक 1 है। सो यहाँ पे 4 का 2 फैक्टर्स है। ठीक है, देन यहाँ पे 6 को देखिए, 6 का भी यहाँ पे 2 फैक्टर्स, 2 इंटू 3, 1 तो यहाँ पे रहता ही है छिपा हुआ। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, वो आपके नंबर्स कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, सो सारे नंबर्स को हमने अच्छे से जान लिए कि कौन से नंबर क्या है। देन आपका बारी आता है अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को जानने का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको ध्यान से समझते हैं कि ये क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट ये है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs। so ध्यान से समझिएगा इस बात को कि क्या है फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इसमें क्या बोल रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, सो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, सो कंपोजिट नंबर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिए, एक 36 एंड एक 45। ठीक है, सो क्या बोला है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का फैक्टराइजेशन करते हैं जिससे आपका और भी क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फैक्टराइज करते हैं 36 को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 से जाएगा 18 टाइम्स, फिर 2 से ही जाएगा 9 टाइम्स, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, देन आपका 45, इसका क्या हो जाएगा, 5 से इसको डायरेक्ट कट करते हैं पहले, 5 9 जा 45, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, सो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्या हमारा फैक्टराइज करके आया। सो 36 को जब हम फैक्टराइज किए, देन आपका आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 45 को फैक्टराइज किए तो हमारा आया 5 इंटू 3 इंटू 3। सो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। सो ये दोनों हमारा कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम फैक्टराइज किए तो ये जो हमारे सारे नंबर्स आए, ये प्राइम नंबर्स है कि नहीं? अभी हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर वो खुद होता है और 1 होता है। तो ये जो 2 है, 3 है एंड 5 है, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, सो यहाँ पे यही बोला है हमारा कि जो हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये आपका यूनिक होगा, मतलब हर का फैक्टराइजेशन आपका अलग होगा, इसका अलग है, इसका अलग है, हर का फैक्टराइजेशन आपका अलग होगा। यहाँ पे एक और बात है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। सो यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखे, लाइन बाई लाइन लिखे, पहले 2 से फिर 3 से, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 लगा दिए फिर 3 यूज किए। सो यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता इस सिचुएशन में। ठीक है, आपका बस यही है थ्योरम कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर से उसके प्रोडक्ट में हमने इसे शो कर दिया। ठीक है, तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा क्या होता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हुआ हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number
चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। सो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक नंबर कंसीडर करना है 4 टू द पावर n, जिसमें n जो है वो आपका एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होता है। सो आपको ये चेक करना है कि क्या n का कोई वैल्यू ऐसा है जिसको हम यहाँ पे रखें तो जो 4 होगा वो आपका इंड होगा 0 से। ये जो 4 होगा ये आपका इंड होगा 0 से। क्या n का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसको हम यहाँ पे रखें, 1 रखते हैं या फिर 2 रखिए, 3 रखिए, कोई भी वैल्यू आप रखिए। ये पॉसिबल है कि आप यहाँ पे n का कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, तब जाके जो 4 टू द पावर n है वो आपका इंड होगा 0 डिजिट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी नंबर जिसका इंड होता है 0 से, सो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होता है। ये हमें अच्छे से पता है, उसका फैक्टर 5 होता ही है। सो यहाँ पे अगर आप सपोज भी करें 10 को, एक नंबर है जिसका एंड में 0 है, एक नंबर है हमारा 10, इसका एंड में 0 है, तो इसका एक फैक्टर 5 होगा। इसको 2 से डिवाइड किए, 5 आया, 5 1 जा 5। सो यहाँ पे एक फैक्टर इसका 2 आया एंड एक फैक्टर आपका 5 आया। तो कोई भी आपका नंबर है जिसके एंड में 0 होगा उसका एक फैक्टर 5 होगा ही होगा। ये बात हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इस बात को क्लियर करके लिख देते हैं कि कोई भी नंबर आपका अगर 0 से एंड हो रहा है सो उसका एक फैक्टर 5 होगा, होना ही चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, इफ 4 टू द पावर n ends with 0 then it must have 5 एज अ फैक्टर। तो 5 तो उसका फैक्टर होना ही चाहिए। बट हम क्या जानते हैं, यहाँ पे आप एक बात को ध्यान दीजिए कि जो 4 टू द पावर n है इसका जब आप फैक्टराइज करेंगे, आप n का कुछ भी डिफरेंट वैल्यूज रख के आप फैक्टराइज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करके भी शो भी करते हैं कि क्या बोल रहे हैं हम। सो पहले हम यहाँ पे 4 टू द पावर n हमें चेक करना है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो 4 का पावर 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। देन हम इसको फैक्टराइज करते हैं कि हमारा क्या आता है। तो इसको 2 से, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, ठीक है। नेक्स्ट हम n का वैल्यू कुछ और रखते हैं, डिफरेंट वैल्यूज रखना है। n इज इक्वल टू 2 रखते हैं। सो 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। देन इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 जा 2, ठीक है। सो यहाँ पे एक बात को आप ध्यान दिए कि वो ये है कि अगर आप n इज इक्वल टू 1 रखिए या फिर 2 रखिए या फिर 3 रखिए, आपका जो प्राइम फैक्टर आएगा वो ओनली 2 आ रहा है। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, और आगे आप डिफरेंट वैल्यूज भी रखेंगे, n का जितना भी आपका मन है उतना रखिए, फिर भी वो 2 ही आएगा उसका फैक्टर। यहाँ से हमें ये कंफर्म हो रहा है। तो जब इसका प्राइम फैक्टर यहाँ पे 2 आ रहा है, 5 आ ही नहीं रहा है 4 की टू द पावर n में, देन हम कैसे कर सकते हैं कि जो 4 टू द पावर n है वो इंड होगा 0 के साथ, जब उसका 5 फैक्टर में ही नहीं आ रहा है। सो अभी हमने जाना कि किसी भी नंबर का अगर n 0 से हो रहा है तो उसका एक फैक्टर 5 होता है। बट जो यहाँ पे हमारा नंबर है 4 टू द पावर n, उसका जो फैक्टर है वो ओनली 2 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि जो हमारा 4n है वो एंड नहीं होगा 0 के साथ, 4n जो है वो किसी 0 के साथ एंड नहीं होगा। सो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। बट वी नो डैट, हमें अभी क्या पता चला कि ओनली प्राइम फैक्टर क्या है हमारा 4 टू द पावर n का, क्या आया हमारा, सिर्फ 2 आया। इनका वैल्यूज हम कुछ भी रखें, हमारा प्राइम फैक्टर ओनली सिर्फ 2 आया। प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमारा सिर्फ 2 आया। सो अभी हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फंडामेंटल, इस तरह से आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना होगा। इसके लिए आप अभी से ही प्रिपेयर रहिए, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
एरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो यूनिक होता है। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमारा यूनिक होता है। तो इसके अलावा हमारा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा 4 टू द पावर n का, 2 के अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि जो 4n होगा वो कभी भी एंड नहीं होगा 0 से। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। बस आपको इतना ही करना था। ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन में आपका बोल रहा था कि 4 टू द पावर n है वो आपका 0 के साथ एंड होता है या नहीं। तो 0 के साथ अगर कोई भी नंबर आपका एंड होगा तो उसका फैक्टर एक 5 होता ही है। बट जब हमने चेक किया कि 4 टू द पावर n को डिफरेंट वैल्यूज रख के नेचुरल नंबर का, देन आपका प्राइम फैक्टर में 5 तो आया ही नहीं, सिर्फ 2 आ रहा है। तो यहाँ से हमारा फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या बोलता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो यूनिक होता है। सो यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएगा, 5 तो आएगा ही नहीं। सो 4n जो है वो हमारा कभी भी एंड नहीं होगा 0 के साथ। ठीक है, सो अब हम देखते हैं HCF और LCM के बारे में। सो HCF आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। एंड LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि आपको HCF और LCM कैसे निकालना चाहिए। आपने प्रीवियस क्लास में भी निकाला ही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम नंबर लिए 12 एंड एक 28 लिए। सो हम 12 को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। देन आपका 28 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किए, क्या आया, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 7 14, फिर 7 1 7। सो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो 12 का क्या आया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 3। एंड हमारा 28 का क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 7। ठीक है, सो आपका हम पहले निकालते हैं HCF। सो HCF आपका क्या होता है, यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे HCF। सो जो दोनों में कॉमन है पहले आपको वही लिखना है। ठीक है, सो दोनों में सिर्फ कॉमन आपका 2 है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और एक और 2 है वो भी आपका कॉमन है। सो यहाँ पे आप सिंगल करके भी लिख सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पावर ले, तो आप सिंगल करके भी रख सकते हैं। और जो भी आपका नंबर कॉमन हो रहा है आप उसको एक करके भी लिखिए, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, सो यहाँ पे हम सिंगल करके लिखते हैं। 2 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, हम 2 को लिख दिए। फिर यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, फिर हम 2 को लिख दिए। और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। देन आपका HCF क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। देन आपका LCM क्या होता है, LCM आपका सिंपल रूल है। LCM के लिए आपको बहुत कुछ नहीं ज्यादा करना है, जो दोनों में कॉमन है वो भी आप लिखिए और जो एक्स्ट्रा बच गया आप उसको लिखिए। दोनों में कॉमन हमारा पहले 2 है, दूसरा बार देखिए दोनों में कॉमन तो भी हमारा 2 है। बचा हुआ क्या है, इसमें 7 है, इसमें बचा हुआ क्या है, 3 है। फिर सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 7 कितना होता है आपका 84 होता है। सो आपका LCM आ गया 84 एंड HCF आ गया आपका 4। सो ये बहुत ही सिंपल है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और नहीं भी आया है तो कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। बस यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे आपका इस LCM और HCF से एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला से भी आप फेमिलियर होंगे ही। वो फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM ऑफ द नंबर। जो भी आपका नंबर है उसका HCF और LCF का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका प्रोडक्ट के इक्वल में आता है। कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर A और B मान लीजिए, उन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं देन वो बराबर हो जाता है उन दोनों नंबर्स का HCF एंड इन दोनों नंबर का LCM के।
यही है हमारा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, और आपके एग्जाम्स में भी इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ जाते हैं। तो अभी हमने किसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, 12 एंड 28 का। देन तो हम क्या करते हैं, 12 एंड 28 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो एलसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गया देन जो हमारा ये फॉर्मूला है वो करेक्ट है। सो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, 12, एंड सेकेंड नंबर हमारा 28 है, ठीक है। एचसीएफ हमारा आया 4 एंड एलसीएम हमारा आया 84। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करके, 12 इंटू 28, नक्सलात मेरा 1, 4, 13, 336। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपका 336 आ जाएगा, एंड 4 4 जा 16, 336 आ गया, ठीक है। तो आपका एलएचएस में भी 336 आ गया और आरएचएस में भी 336 आ गया। सो आपका एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया। दैट मीन्स जो आपका ये फॉर्मूला है वो करेक्ट है, ठीक है। इससे हम ये प्रूव कर लिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम के, ठीक है, उसी नंबर्स का। चलिए फ्रेंड, एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। सो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर और ये नंबर आपका कंपोजिट क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर आपको याद है ना, क्या बताएं हम कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो बस यहाँ पे चेक कर लेना है आपको। सो आपको फर्स्ट क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सो यहाँ पे हम 13 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 1, 13 इंटू 78 आ गया। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 78 को फैक्टराइज कर लेते हैं, वहाँ से हमारा ज़्यादा काम आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बजाय। सो यहाँ पे 2 से ये कट रहा है 39 बार में, फिर 3 से, फिर 13 बार में। सो ये क्या आया हमारा फैक्टराइज करके, 2 इंटू 3 इंटू 13। सो यहाँ पे ये हमारा शो हो रहा है कि ये तो नंबर हमारा कंपोजिट है, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस नंबर को। तो ये क्या हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ 5 को कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। देन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। सो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 6 आपका 144 हो जाएगा, और 144 इंटू 7 वो हो जाएगा आपका 1008। यहाँ पे प्लस 1 लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू आपका 1000 प्लस 1 ऐड होके आ जाएगा 1009, ठीक है। तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है हमारा, और इसको हम 1 यहाँ पे एज्यूम कर लें, अगर 1 तो रहता ही है। सो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे शो हो रहा है हमारा ये 2 से ज़्यादा फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं फैक्टर ट्री के बारे में कि फैक्टर ट्री क्या होता है। सो ये बहुत ही सिंपल है, क्या करना होता है आपको, एग्जाम्स में भी ये शायद आते ही है। सो 1365 अगर आपको गिवन है, देन समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना, कि कैसे बना सकते हैं आप, आपको शो भी करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के आते हैं, ठीक है। सो 1365 हम एक नंबर लिए हैं, ठीक है। पहले इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, क्या होता है। तो ये कितना से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। फिर ये जाएगा आपको 5 से इसको लगा देते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। फिर ये 7 से जाएगा 13 बार में, 13 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो यह हमारा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन 1365 का। सो आपको क्या करना है, ट्री बनाना है, एक पेड़ बनाना है। कैसे बनाएंगे, सो आपको ये करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए आप, देन आप यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए। सो क्या करना है आपको, आप 3 से इसको फैक्टराइज किए तो आपका क्या आया, 455। तो 3 से हम किए तो हमारा आ गया 455। देन हम जो 455 है उसके आगे पेड़ बना रहे हैं, ठीक है, ट्री बना रहे हैं। फिर एक बॉक्स बना दिए,
फिर जो 455 है उसको फैक्टराइज किए 5 से, तो हमारा आया 91। तो इसको हम 5 से फैक्टराइज किए, हमारा आ गया 91। देन आपको वही चीज रिपीट करना है। इसको हम 7 से फैक्टराइज किए, हमारा 13 आया। सो देन आपको यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। सो यही हमारा फैक्टर ट्री है। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको बताते हैं। सो यहाँ पे आपका मान लीजिए ये ब्लैंक बॉक्स है, हम इसी नंबर्स के हेल्प से ही आपको समझा रहे हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। सो क्या रहेगा कि कुछ नंबर्स आपके यहाँ पे गिवन रहेंगे। सो मान लीजिए आपका स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से 7 से, और यहाँ पे आपका 91 दिया हुआ है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये 5, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1365। सो आपको क्या करना है, बेसिकली इन बॉक्स को आपको फिल करना होगा कि आप कैसे फिल करेंगे। सो अगर यहाँ पे 365 हमें दिख रहा है तो हम इसका डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा ये बॉक्स यहाँ पे आराम से फिल हो जाएगा। नहीं तो हमें नहीं पता कि ऊपर क्या है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे बॉक्स खाली है हमारा, यहाँ पे 91 है, तो 7 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 91 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 91 को सिंपली फैक्टराइज कर देंगे हम 7 से, तो कितना आ गया 13 आ गया। तो हम यहाँ पे अगर 13 लिखते हैं और 7 इंटू 13 कितना हो जाएगा 91। फिर हम वही करेंगे 5 इंटू 91 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 455 आ जाएगा। 455 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा इतना आ जाएगा। अगर ये गिवन नहीं भी है तो हम 455 को मल्टीप्लाई किए तो हमारा यहाँ पे भी बॉक्स अगर खाली रहेगा तो हम उसको फिल कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे इसका बताएं अभी हम कि 91 कैसे आपको निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन किए, हमारे 13 आया तो हम 13 को यहाँ पे लिख दिए और उसको मल्टीप्लाई करने पे 91 आ रहा है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हमारा बॉक्स फिल हो जाएगा और आ जाएगा 455, ठीक है। 91 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5, 9 इंटू 5 45, 455 आ गया यहाँ पे, जैसे कि हमारा यहाँ पे आया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और अगर नहीं भी आया है तो प्लीज आप बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल होगा आपको आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, अच्छे से याद रखिए, यही कहेंगे हम। सो एलसीएम इन प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम्स तो गिवन रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम तो बनाना ही होगा, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। सो आपको करना ही होगा एलसीएम। सो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि हम क्या करें, उसमें एचसीएफ लगाएं या एलसीएम लगाएं, ठीक है। तो एचसीएफ का तो हम डायरेक्ट वहाँ पे हमें पता चल भी जाता है क्वेश्चन में कि हमें एचसीएफ निकालना है, कंफ्यूज हम एलसीएम में हो जाते हैं। तो आप उस कंफ्यूजन से कैसे बच सकते हैं, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखिए, आपका जो कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इससे बहुत हेल्प होगा। सो फर्स्ट आपका क्या है कि एलसीएम कैन बी यूज टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉमन अकरेंस, दिस इज कुड बी। सो जो पॉइंट ऑफ कॉमन है, क्या कॉमन है वो देखते हैं कि कुछ क्या कॉमन चीज है वो देखते हैं, उसमें आपको एलसीएम का यूज करना होता है। तो कॉमन रिंगिंग ऑफ बेल दैट रिंग विथ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। सो आपका जो क्लॉक होता है, बेल होता है, वो आपका रिंग होते रहता है, हमेशा रिंग होता है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे रिंग होता है ना। क्लॉक जो है हमारा जो रिंग है वो कुछ कुछ टाइम पे हमारा रिंग होता है, बेल होता है, रिंग होता है, ठीक है। सो वो जो हमारा बेल है कुछ कुछ इंटरवल पे जो रिंग होगा तो वहां पे हम एलसीएम का यूज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आप कब यूज कर सकते हैं एलसीएम का, टाइम एट विच 2 persons रनिंग एट डिफरेंट स्पीड्स मीट एंड सो ऑन। सो अगर आपका 2 persons है, ठीक है, या फिर आपका क्वेश्चन पे रहेगा दोनों ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, और फिर एक पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, वो दोनों स्टार्ट किए एक पॉइंट से चलना या फिर दौड़ना, एक पॉइंट से चलना दौड़ना स्टार्ट किए और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे वो मिलते हैं सेम पॉइंट पे, ठीक है।
उस टाइम पे आपको एलसीएम ही यूज करना है। तो इन सारे पॉइंट्स को, ये 2 ही पॉइंट है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप खास करके अच्छे से याद रखेंगे। इससे क्वेश्चंस आपके बनाने में आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। सो इसमें आपका आता है थ्योरम 1.2। ये थ्योरम क्या है आपका, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो ये थ्योरम आपका बोल रहा है बेसिकली कि आपका एक प्राइम नंबर है p, ठीक है, p जो है एक प्राइम नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है आपका a स्क्वायर को। a क्या है, एक a आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी हो सकता है, आप पॉजिटिव इंटीजर किसी को भी मान सकते हैं, प्राइम नंबर भी आप किसी को भी मान लीजिए, ठीक है। सो सपोज करना है आपको यहाँ पे कि अगर जो p है, जो प्राइम नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है आपका a स्क्वायर को, तब ये होगा कि जो p है वो डिवाइड करेगा a को भी। अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यही है आपका थ्योरम 1.2। सो इस थ्योरम को हम यूज करके आपका थ्योरम 1.3 सॉल्व करेंगे। सो इसको ध्यान से आप सीखिए कि क्या है इस थ्योरम में। आपका ये दोनों थ्योरम बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो देखते हैं इस थ्योरम में बोल क्या रहा है। सो इस थ्योरम में आपको प्रूव करना है √2 इज इरेशनल। सो आप कैसे प्रूव करेंगे। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि जो √2 है उसको हम रैशनल मान लेते हैं। अगर हम रैशनल मान लेंगे और वो प्रूव नहीं हुआ कि वो रैशनल नहीं है, देन वो क्या होगा, वो इरेशनल होगा, ठीक है। सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो √2 है वो आपका रैशनल है, ठीक है। प्रूफ, लेट्स एज्यूम दैट √2 इज रैशनल, देन वी कैन राइट √2 इज इक्वल टू a by b। सो वेयर a and b आर को प्राइम्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप √2 इज इक्वल टू a by b लिख सकते हैं या नहीं। सो आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक बात आपको याद है ना, रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो √2 को हमने क्या माना, रैशनल नंबर, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम a बाई b के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। और a और b जो आपका को प्राइम है। सो व्हाट इज को प्राइम। सो आपका को प्राइम क्या होता है, को प्राइम आपके वैसे पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक है, उसके अलावा उसका कोई और फैक्टर नहीं होता। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, सो एग्जांपल में हम को प्राइम का 4 और 7 लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर यहाँ पे सिर्फ 1 है, ठीक है, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। सो अगर a और b को प्राइम है, दैट मीन्स इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ ओनली 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, a और b का। सो हम आगे प्रूव करते हैं, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, सो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे तो जो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे लिख के अच्छे से स्क्वायर करते हैं, ठीक है। √2 का स्क्वायर कर दिए और a बाई b का स्क्वायर कर दिए। सो आपका क्या आया, 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। सो b स्क्वायर इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा आपका 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। सो आपका क्या आ गया, इसको सॉल्व करके 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिख दें b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, जो कि आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सो आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो a स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है आपका a स्क्वायर का, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, सो आपका थ्योरम क्या था 1.2 कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा दैट मीन्स जो प्राइम नंबर है वो आपका a को भी डिवाइड करेगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, उस थ्योरम में हमने क्या जाना था, थ्योरम 1.2 में अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तब जो 2 होगा, जो आपका प्राइम नंबर है, वो आपका a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यही हमने थ्योरम 1.2 से सीखा है कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो कोई भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो वो जो नंबर है वो आपका फैक्टर होता है या नहीं।
6 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 का फैक्टर 2 हुआ या नहीं, 6 का फैक्टर 2 एंड 3 दोनों है। सो 2 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 6 को, डैट मीन्स 2 जो है वो आपका फैक्टर होगा। सो यहाँ पे ए स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो जो आपका 2 है वो आपका फैक्टर होगा ए का, ठीक है। सो आप इसको फिर से वैसे उसी तरह से लिख दीजिए, ये आपको बस समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखे थे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया था हमारा, ठीक है। देन आपको क्या करना है, हम यहाँ पे सपोज करेंगे a बराबर 2c, a बराबर 2c। सो हम ये क्यों मान रहे हैं, ये हम क्यों मान सकते हैं, हम कुछ और भी तो मान सकते हैं, हम यही क्यों माने। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो a स्क्वायर है उस डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। सो जो a है वो डिवाइड होगा 2 से, a जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। सो आपको एक फॉर्मूला याद है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जो आपका a है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर आपका तो 0 बच रहा है। बट जो डिवाइड होगा तो आपका कुछ क्वोशिएंट तो आएगा, किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, सो अगर वो कट जाता है तो रिमाइंडर तो आपका 0 आता है, बट जो क्वोशिएंट है वो कुछ तो आएगा क्वोशिएंट। तो बस उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे c मान लिए, ठीक है। उसी क्वेश्चन को हम क्या मान लिए, यहाँ पे c मान लिए, और रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 है, ठीक है। जो रिमाइंडर है वो तो हमारा 0 है, डिवाइड कर रहा है 2 को, डिवाइड कर रहा है a को हमारा। सो यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, a बराबर 2 इधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2c आ जाएगा। सो ये आपका क्या आ जाएगा, फिर ये आपका डिविडेंड आ जाएगा, और ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, और ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और जो रिमाइंडर है वो 0। तो ये फॉर्मूला तो याद है आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो वहां से हम लेके आए a इज इक्वल टू 2c। c जो है वो आपका एक इंटीजर है, कोई भी नंबर आप मान सकते हैं c को, ठीक है। सो a बराबर 2c को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2c स्क्वायर। आपको समझ में आया ना यहाँ पे हम 2c क्यों लिखे हैं? अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा से इसको समझाऊंगी आपको, ठीक है। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2c स्क्वायर आ गया। सो यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखना नहीं है बट हम यहाँ पे लिख के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या शो हो रहा है हमारा कि जो b स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। सो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, b स्क्वायर को। तो हमारा थ्योरम 1.2 से क्या हो जाएगा, पता है आपको, अच्छे से पता है क्या होगा, जो 2 है वो डिवाइड करेगा हमारा b को भी, जो 2 है वो डिवाइड करेगा हमारा b को भी, ठीक है। सो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए एक बात को, वो ये है कि जो आपका 2 है वो डिवाइड कर रहा था पहले a को, ठीक है। देन आपका जब हम a बराबर 2c माने, सो 2 फिर से आपको डिवाइड कर रहा है b को, तो a और b का जो फैक्टर वो आपका 2 यहाँ पे हमें शो हो रहा है। a और b का 1 के अलावा भी एक और फैक्टर आ रहा है जो कि वो 2 है। किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से, तो वो नंबर जो है वो उस नंबर का, तो वो जो नंबर है वो हमारा फैक्टर होता है या नहीं। सो a को डिवाइड कर रहा है 2 और b को डिवाइड कर रहा है 2, तो a एंड b दोनों का एक फैक्टर आ रहा है 2, बट a और b तो को प्राइम है, और को प्राइम का तो सिर्फ एक फैक्टर होता है, वो होता है 1। सो ये तो हमारा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो यहीं से हमारा ये सॉल्व हो रहा है कि जो √2 है वो हमारा इरेशनल है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कैसे, देखिए आप। सो आपको इसको ये लिखना है, ठीक है ना, आपको यहीं तक लिखना है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। सो हम यहाँ पे क्लियर करके अच्छे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर वो क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर क्या आया हमारा, 2 आ रहा है। a और b का कॉमन फैक्टर है
2 है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या फैक्ट है हमारा, that A and B have no common factor other than 1। सो हमें पता था A और B को प्राइम है, तो उसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, बट यहाँ पे A और B का कॉमन फैक्टर हमारा 2 आ रहा है। सो यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे, दिस कॉन्ट्रोडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 2 इज इरेशनल। सो जो हमारा अजम्पशन था कि रूट 2 जो है वो रेशनल है, वो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस A एंड B। सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो हमारा ये प्रूव हो गया, प्रूव कर देते हैं कि जो रूट 2 है वो हमारा इरेशनल है। सो आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आया हो। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं भी आया है सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का कोशिश करूँगी और भी अच्छे से आपको समझाने का, ताकि ये जो थ्योरम है ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने अभी थ्योरम तो सीख लिया, तो अब ये टाइम है हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए एक्सरसाइज आपका 1.2 से। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सो आपको ये प्रूव करना है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल है, फिर हम वहाँ से प्रूव करते हैं। तो देखिए आपको कैसे प्रूव करना है, ध्यान से समझिएगा इसको, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं हम। सो लेट अस एज्यूम, या फिर आप लेट एज्यूम भी लिख सकते हैं। लेट एज्यूम 3 + 2 √5 इज रैशनल। हम रैशनल एज्यूम कर लेते हैं। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट, कोई भी नंबर रैशनल होता है तो वो P/Q के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, तो वही लिखते हैं। इसको हम लोग A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे A एंड B है जो वो आपका को प्राइम है। को प्राइम बताए थे हम, जिसका सिर्फ फैक्टर हमेशा 1 होता है, 1 के अलावा उसका कोई और फैक्टर होता नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रूट वाला उसको अकेले छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, और 3 को इधर ले आएंगे और माइनस कर देंगे। रूट वाला को अकेले छोड़ना है हमें, 1/2 को इधर ले आते हैं, और A/B -3 आ गया। सो रूट यहाँ पे अकेले बच गया, और बाकी जो हमारे सारे इंटीजर्स है वो एक साइड आ गए। ठीक है, तो जो √5 है वो हमारा वो क्या है, रियली में वो जो है हमारा वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, और A और B जो वो हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, 1 और 1/2, 3, ये सारे क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो इक्वल टू में जो आएगा वो भी रैशनल होगा। LHS = RHS, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। सो यहाँ पे हमारा A और B इंटीजर्स है, और ये दोनों भी हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, सो ये होल जो है हमारा ये हो जाएगा रैशनल। सो √5 भी हमारा यहाँ पे रेशनल हो जाएगा। सो इसको हम क्लियर करके अच्छे से लिखते हैं। सिंस A and B are integers, तो हम क्या कर सकते हैं इंटीजर से। सो 1/2 इंटू A/B -3 क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर हमारा RHS पूरा रैशनल है तो ये √5 है जो LHS में, वो भी हमारा रैशनल हो जाएगा। देयरफॉर √5 इज also a rational number। But this contradict the fact that √5 is irrational। ठीक है, √5 जो हमारा वो रैशनल तो है नहीं, इरेशनल है। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है।
contradicts the fact that root 5 is irrational. So यहाँ पर से हम क्या बोल सकते हैं? So we can conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational. So यहाँ पे हमारी ये प्रूव्ड हो गया कि जो 3 plus 2 root 5 है वो हमारा irrational है. ठीक है. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये भी है. जो थ्योरम हमने प्रूव किया सेम उसी थ्योरम से हमने इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. उससे आपका डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर ये इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो पाया है तो. ठीक है. सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं एक्सरसाइज 1.2 से. प्रूव डैट 1/√2 इज इरेशनल. सो आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है. सेम थ्योरी हम अपनाएंगे, उसको हम रैशनल मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे रैशनल. सो यहाँ पे वही करते हैं जो पिछले थ्योरम में किए थे, पिछले क्वेश्चन में किए थे. ठीक है. सॉल्व करते हैं. लेट एज्यूम 1/√2 इज रैशनल. 1/√2 को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है. देन वी कैन राइट 1/√2 इज इक्वल टू a/b. हम लोग ये लिख सकते हैं. वेयर आपको ये लिखना होगा, जितना बार भी आप क्वेश्चन बनाएंगे आपको ये तो लिखना ही होगा साइड में. ठीक है. a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमारा रेशनल नंबर का होता है, p/q के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, जो रूट वाला उसको अकेले छोड़ देना है. देन हम क्या करेंगे, √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो b इधर जाएगा और a आपका नीचे आ जाएगा. तो √2 इज इक्वल टू आपका b/a आ जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे आपका आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो गया है. आपका क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं आपको कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं? दिखना तो चाहिए आपको, दिख भी रहा होगा. सो यहाँ पे देखिए b और a क्या है हमारा, b और a जो है वो हमारा इंटीजर्स है, a और b जो है वो हमारे इंटीजर है. सो इंटीजर है डैट मीन्स जो a/b है ये हमारा रैशनल हो गया. ये रैशनल है डैट मीन्स जो √2 इक्वल टू में है वो भी रैशनल होगा. ठीक है. सो वहां से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि √2 जो है वो हमारा इरेशनल है. सो यहाँ पे देखिए कैसे होगा. सिंस यहाँ पे आप a/b के अलावा भी कुछ और ले सकते हैं, x y जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं. ठीक है. a एंड b आर इंटीजर्स. a और b क्या है आपके इंटीजर्स हैं. a और b जो है वो आपके इंटीजर्स हैं. ठीक है. सो b/a क्या हो जाएगा, वो आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा. b/a जो हमारा रैशनल हो जाएगा. देन आपका जो √2 है वो भी आपका रैशनल हो जाएगा. √2 जो है वो आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा. बट क्या हो जाएगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational. √2 जो है वो हमारा irrational है. इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 जो है वो रेशनल यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं therefore we can conclude 1/√2 जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर होगा. ठीक है. तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया. क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे अगर आपके इस टाइप से तो आपको √2 को एकदम अकेले कर देना है. ठीक है ना. और इंटीजर को एक साइड ले आना है. सो आप इंटीजर्स को प्रूव कर देंगे तो इंटीजर एक साइड आ गए तो वो हमारे रैशनल हो जाएंगे. और रैशनल के इक्वल टू में अगर रैशनल है बट वो √2 तो जो है वो हमारा इरेशनल है. तो यहाँ से हमारे कॉन्ट्राडिक्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है. ठीक है. फर्स्ट ये है
सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सो आप किसी भी रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को सम कीजिए, ऐड कीजिए या फिर डिफरेंस कीजिए, माइनस कीजिए उसको, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा आपका, वो फाइनली जो नंबर आएगा वो आपका इरेशनल आएगा। किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर को आप सम कीजिए या फिर डिफरेंस कीजिए, तो जो नंबर आएगा आपका रिजल्ट में वो आपका इरेशनल आएगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होगा और कोशेंट होगा नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल नंबर का, वो भी इरेशनल ही होगा। जो प्रोडक्ट होगा रैशनल और इरेशनल नंबर का, वो भी इरेशनल होगा। और जो कोशेंट होगा रैशनल और इरेशनल नंबर का, वो भी आपका इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने देखा था ना 3 + 2√5 को हमने प्रूव किया था, तो वो हमारा इरेशनल ही आया था। 3 जो वो आपका एक रैशनल नंबर था और 2√5 जो वो आपका एक इरेशनल नंबर था। दोनों को जब सम किए तो वो जो नंबर हमारा वो इरेशनल बन गया, ठीक है। तो वहाँ से भी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो सकता है। तो आई होप सो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में रियल नंबर का थ्योरी बहुत ही अच्छे से सीख लिया एग्जाम्पल के साथ। नाउ इट्स टाइम टू डू सम मोर क्वेश्चन, जिससे आपको पता चले कि आपको रियल नंबर कितने अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम कहाँ से करेंगे, आपके एनसीईआरटी से एंड पीवाईक्यू से। जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इस साल आया आपका 2023 में जो एग्जाम हुआ है, हम उससे क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके इस बार, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड एनसीईआरटी तो ऑफकोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो उसको तो करना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज दोनों करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको रियल नंबर कितने अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। इसको आप एक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं कि ये आपका एक टेस्ट है, ठीक है। रियल नंबर का आपका टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टेस्ट को और हमारे टेस्ट को भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका रियल नंबर का, ठीक है। दिस इज योर टेस्ट। तो आपका टेस्ट कैसा गया आज का, ये बताना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके आपको इन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। सो हम पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। सो 12 का क्या हो जाएगा, का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 15 का 3 5 जा 15, 7 का 3 7 जा 21। सो हम यहाँ पे अरेंज करके लिख लेंगे। 12 को हमारा क्या आया, फैक्टराइज किया तो 2 × 2 × 3। 15 का क्या आया, 3 × 5 एंड 21 का क्या आया, 3 × 7, ठीक है। सो फर्स्ट निकालते हैं हम एलसीएम को। एलसीएम क्या होता है, जो तीनों में पहले कॉमन है उसको लिखिए आप। तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कॉमन था उसको लिख दिए। देन जो आपका लेफ्ट ओवर है, जो बचा हुआ नंबर से आप उसको लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं है, तो जो बचा हुआ है हम उनको लिख देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 × 2। सेकेंड में हमारा यहाँ 5 बचा हुआ है एंड थर्ड में हमारे यहाँ पे 7 बचा हुआ है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 2 4, 4 × 5 20, 7 × 3 21, 21 × 20 कितना हो जाएगा आपका, 420, ठीक है। एंड HCF, सो जो तीनों में कॉमन है वही आपका HCF हो जाएगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है। सो आपका HCF यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो LCM आपका 420 एंड HCF आपका 3 आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। सो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपको भी साथ में सॉल्व करने चाहिए पहले, कि आपको पता चले। आप इसको एक टेस्ट की तरह ले रहे हैं ना, देन आपको फर्स्ट सॉल्व करना चाहिए, फिर आप मैच कर लीजिए कि आप जो बनाए आपको वो करेक्ट आंसर आया है या नहीं, ठीक है ना। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब गिवन डैट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सरसाइज 1.1 का। गिवन डैट HCF दिस इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। ये दोनों नंबर है आपके, इसका HCF आपको 9 दिया हुआ है। सो आपको LCM फाइंड करना है। सो फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप।
इसका फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं इसको। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका ये वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। दो नंबर आपके कौन से हैं, एक आपका 306 है और दूसरा आपका 657 है, एंड HCF आपका 9 गिवन है, एंड LCM हमारा हमें निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 9 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू LCM। सो आप इसको, सो हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताए थे ना, क्या होता है, आप नंबर को सम करके देखिए, अगर वो 9 से डिविजिबल है दैट मीन जो होल नंबर है वो आपका 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि 6 + 3 9, और 9 जो है वो 9 से तो डिविजिबल होता ही है। ठीक है, तो ये 9 से हमारा आराम से चल जाएगा। 9 3 = 27, 27 जाएगा, 3 बचेगा तो 36 आ जाएगा, 9 4 = 36। सो आपको यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना हो जाएगा LCM में, 34 इंटू 657। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657 को 34 से आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 7 × 4 28, 2 बचा, 5 × 4 20, 20 + 2 22, 2 बचा, 6 4 = 24, 24 + 2 26। ठीक है, 7 3 = 21, 2 बचा, 5 3 = 15, 16 17, 1 बचा, 6 3 = 18 और 1 19। ऐड कर देते हैं, 8 2 और 1 3, 6 and 7 13, 9 and 2 11 और 1 12, 1 और 1 2। सो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे कितना आ गया, 2 2 3 3 8। सो आपका LCM कितना आ जाएगा ये। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। समझ में आया है या नहीं ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद 0 फॉर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो ये क्वेश्चन आपको याद है, हमने किया है। यहाँ पे 4 to the power n था, देन हम उसको सॉल्व किए थे। ठीक है, वहां पे आपको समझ में आया था या नहीं, अगर नहीं भी आया होगा तो हम इस क्वेश्चन से करेंगे, तो आपका वहां पे भी जो कंफ्यूजन बचा हुआ होगा इस क्वेश्चन में आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि आप चेक करके बताइए कि जो 6 to the power n जो आपका है नंबर, ये एंड होगा 0 के साथ या नहीं, ये आपको बताना है कि 6 to the power जो n आपका है, n क्या है, एक आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, सो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो ये 6 to the power n है वो आपका एंड होगा 0 डिजिट के साथ या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है, सो आप कैसे चेक करेंगे इसको, सो आपको एक बात पता होना चाहिए, वो ये कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 0 या फिर 5 होता है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 0 या 5 होता है, सो वो नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा 5 से। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर अगर 0 है या 5 है देन वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, सो हम इसी थ्योरी को यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, ये देखिए आप। सो हम यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना होगा। क्या लिखना है कि अगर 6 to the power n को एंड होना होगा 0 के साथ, दैट मीन्स उसको डिविजिबल होना होगा 5 से। ठीक है, अगर 6 to the power n जो एंड हो रहा है 0 के साथ, दैट मीन्स 0 के साथ एंड हो रहा है, इसको डिविजिबल होना चाहिए 5 से। सो हम वही लिख रहे हैं। ठीक है, इफ द नंबर 6 to the power n ends with the digit 0, तब क्या होगा, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है हमारा। सो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में
अगर 0 और 5 हो तो वो हमारा डिविजिबल होता है 5 से। एज वी नो डैट एनी नंबर विथ यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 या 5, 0 और 5, then it will be divisible by 5। सो हम लोगों को पता है कि किसी भी यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 रहेगा तो वो एंड होगा, सो वो डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। बट जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 टू द पावर n का, वो क्या होगा, therefore the prime factorization of 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 3 पावर n आएगा आपका, 2 इंटू 3 पावर n आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 3 पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कहाँ है, 5 तो यहाँ पे है नहीं, उसका 6 टू द पावर n का फैक्टर 5 तो है नहीं। सो अगर इसका फैक्टर 5 नहीं है डैट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है आपका 5 से, ठीक है। सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता है। सो इससे क्या क्लियर हो रहा है हमारा, ये लिखते हैं पहले, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n क्या नहीं है उसमें, डज नॉट कंटेन 5। 5 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5। प्राइम फैक्टराइजेशन है जो 6 टू द पावर n का, उसमें आपका 5 आ नहीं रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या क्लियर हो रहा है, हेंस it is clear that for any natural number किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6 टू द पावर n है वो डिविजिबल नहीं होगा 5 से, ठीक है। जब उसका फैक्टर 5 आ ही नहीं रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन पे तो वो एंड होगा 0 के साथ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। Thus it proves, यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो गया दैट 6 टू द पावर n जो है वो कैन नॉट बी एंड विथ 0। सो हमारा यहाँ पे ये क्लियर हो गया। सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है नहीं, आप प्लीज बताइए। सो इसको हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि क्या किया एकदम फास्ट में, ठीक है। सो आपको पूछ रहा था 6 टू द पावर जो n है वो आपका एंड होगा 0 के साथ या नहीं। सो कोई भी नंबर आपका अगर 0 या 5 से एंड होता है तो वो डिविजिबल होता है 5 से, ये हमें पता है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर आपका 0 से एंड हो रहा है, या फिर आप इस तरह से भी मान सकते हैं कि अगर कोई नंबर 10 है, ठीक है, तो उसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें फैक्टर आपका 5 एक आएगा ही आएगा। कोई भी अगर नंबर है वो एंड हो रहा है 0 के साथ दैट मीन्स वो 5 से आपका नंबर डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। बट जब 6 टू द पावर n को हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए देन वो 2 इंटू 3 के फॉर्म में आया। 5 तो यहाँ पे आया नहीं, 5 नहीं आया दैट मीन्स कि इसमें 5 है ही नहीं, 6 टू द पावर n में 5 है नहीं। अगर इसमें 5 नहीं है दैट मीन्स ये जो नंबर है 6 टू द पावर n वो 0 के साथ एंड नहीं हो रहा है, 0 के साथ एंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि 6 टू द पावर n जो है वो 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक्सरसाइज 1.1 का ही है। सो आपको समझ में आ रहा है या नहीं ये आप बताइएगा जरूर, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर हम समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे भी आपको HCF निकालना है, ये LCM, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। सो अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में LCM आप कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में। सो ये क्वेश्चन देखते हैं आप।
देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? तो first of all आप यहाँ पे ध्यान दीजिए. They both start at same point and same time and go in same direction. So अगर कोई बात कर रहा है क्वेश्चन में कि वो एक ही टाइम पे स्टार्ट किया, चलना, दौड़ना, रेस लगाना, कुछ भी, ठीक है, एक ही टाइम पे एक ही जगह से, वहां पे आपको एलसीएम निकालना है. ये एक बात आप याद रखिएगा, ठीक है. अगर आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि ये इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ है, सेम पॉइंट पे आके मिलेगा फिर से कुछ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल के बाद, वहां पे आपको क्या यूज करना है, एलसीएम यूज करना है, ठीक है. तो हम इस क्वेश्चन में भी एलसीएम ही यूज करेंगे. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है. वहां पे जो सोनिया है उसको 18 मिनट्स लगता है, ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट लगता है एंड रवि को 12 मिनट लगता है इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने में, ठीक है. फिर जब दोनों हैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ड्राइव करना, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो कितना मिनट बाद दोनों मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे. मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से सोनिया और रवि चलना स्टार्ट किए हैं, सोनिया और रवि यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं, ठीक है. तो यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो कितना मिनट बाद ये फिर से यहीं पे आएंगे, कितना मिनट बाद ये फिर से यहाँ पे मिलेंगे, यही आपको बताना है. तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें एलसीएम निकालना है यहाँ पे, ठीक है. तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि क्या बोल रहा है. देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है. यहाँ पे तो हम बता दिए आपको एलसीएम निकालना है, हम डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है. पहले हम सोनिया का निकाल लेते हैं. सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, एंड रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट. तो हम 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड 12 को 18 को करेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 12 को 3 4 12, 2 2 4, 2 1 2. हम 18 को यहाँ पे अरेंज करके लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है. यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, कि एलसीएम कितना होगा. एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 2, और जो बाकी बचा हुआ नंबर है वो, ठीक है. तो यहाँ पे दोनों में कॉमन 2 है, फिर इन दोनों में कॉमन आपका एक 3 आ रहा है, तो 3 को लिख लिए. बाकी फर्स्ट वाले नंबर में हमारा 3 बच रहा है एंड सेकेंड वाले नंबर में हमारा 2 बच रहा है, ठीक है. दोनों में कॉमन 2 था, 2 लिख लिए. दोनों में कॉमन फिर हमारा 3 मिला, 3 लिख लिए. फिर फर्स्ट में हमारा 3 बच गया एंड सेकेंड में हमारा 2 बच गया, वो लिख लिए. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है. 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36. इसका आंसर हो जाएगा 36. सोनिया और रवि दोनों मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे आफ्टर 36 मिनट. यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, हेंस सोनिया एंड रवि meet again at the starting point in 36 मिनट्स. तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए हम. कुछ नहीं था क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था. हम एलसीएम निकाल लिए, हमारा आंसर आ गया. और ये भी बताएं कि हम ये क्वेश्चन में एलसीएम क्यों निकाले हैं, ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो. फ्रेंड्स, आ गया वो टाइम जिसका आपको इंतजार था, वो है आपका PYQs, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का. ये तो एनसीईआरटी है. क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. ये एनसीईआरटी तो है, बट ये जो इस साल आपका एग्जाम हुआ है 2023 में,
उसका सेट 1 का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर ये 27 था, जो कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ से आपको बिलीव हुआ कि एनसीईआरटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। आई होप हो गया होगा इससे बिलीव आपको कि ये एनसीईआरटी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा ये बात, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 3 मार्क्स का आपका इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने इसको थ्योरम था वो √2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना था, तो हम प्रूफ किए थे हमने। तो जिस तरह से हम उस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे सेम उसी तरह से हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे दोनों, क्योंकि दोनों क्वेश्चन ही सेम है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इसको इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो √5 है वो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना होता है। लेट एज्यूम, क्या एज्यूम कर लेंगे, जो √5 है हमारा वो रैशनल है, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये रैशनल है तो हम इसको PYQ के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, तो हम A/B के फॉर्म में लिख दिए। यहाँ पे आपको साइड में ये भी लिखना होता है वेयर A and B आर को प्राइम। A and B क्या है आपका, को प्राइम है, एंड B नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम क्या होता है ये भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। को प्राइम आपके वैसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक है। 1 जो है वो A एंड B दोनों इंटीजर का कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। 1 के अलावा इसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है A एंड B का। यही है आपका को प्राइम नंबर, ठीक है। दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। तो √5 को स्क्वायर किए एंड A/B को स्क्वायर किए, तो क्या आया, 5 = A² बाई B²। B² इधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके B² = आपका A² आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम B² = A² बाई 5 लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पे हमारा क्या शो हो रहा है, थ्योरम आपका 1.2 ये था कि अगर कोई प्राइम नंबर A² को डिवाइड कर रहा है देन वो A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 5 डिवाइड्स A²। अगर प्राइम नंबर आपका डिवाइड कर रहा है A² को, किसी इंटीजर को, तो वो जो प्राइम नंबर है वो डिवाइड करेगा A को भी, ठीक है। उस थ्योरम में हमने बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझा था कि ये क्या होता है, यहाँ पे भी आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है A² को, दैट मीन जो थ्योरम है आपका उससे यही प्रूव होता है कि जो 5 है वो डिवाइड करेगा A को भी, ठीक है। यहाँ से हम A = A जो है वो डिवाइड कर रहा है 5 से, 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है आपका A को। 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है A को, तो कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है क्वेश्चन कुछ तो क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो 5 वो डिवाइड कर रहा है आपका A को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आता है, एंड यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इसलिए इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है, ठीक है। 5 डिवाइड्स A, 5 जो है वो A को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। पर डिवाइड करने के बाद कुछ क्वेश्चन तो आएगा, किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो उसका क्वेश्चन तो आता है। इसका हम क्वेश्चन को C मान लेते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन को हम C मान लेते हैं। इसका क्वेश्चन को अगर हम C मान लिए एंड यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 0 तो यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे हमारा एक रिजल्ट निकल के आया A = 5C। क्या रिजल्ट निकल के आया, A = 5C। हम इसी को इस इक्वेशन में पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्या था, 5B² = A²। हम A = 5C सपोज कर रहे हैं, ठीक है।
5b इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पे हम 5c रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आया हमारा b स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 5 हो वो डिवाइड कर रहा है आपका b स्क्वायर को। सो हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या हो जाएगा, जो 5 हो वो डिवाइड करेगा आपका b को भी। 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को। सो हमारा थ्योरम के अनुसार यहाँ पे 5 जो है वो डिवाइड करेगा आपके b को भी, ठीक है। सो यहाँ पे अब ध्यान देना है आपको, ठीक है, समझिए इसको। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि a एंड b जो है वो आपका को प्राइम था, ठीक है। जब को प्राइम होता है तो उसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है। 1 के अलावा उस को प्राइम नंबर का कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पे आपका a जो है 5 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे b जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। a एंड b दोनों आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। a एंड b दोनों आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। डैट मीन्स कोई भी नंबर किसी नंबर को अगर डिवाइड करता है तो वो नंबर उसका फैक्टर होता है। 6 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, डैट मीन्स 6 का फैक्टर यहाँ पे 2 भी होगा। सो a एंड b को डिवाइड कर रहा है 5, डैट मीन्स a एंड b का यहाँ पे फैक्टर एक 5 भी आ रहा है। बट हम लोग स्टार्टिंग में ही माने थे a एंड b जो है वो आपका को प्राइम है। को प्राइम है, उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 5 नहीं हो सकता है। सो यहाँ से ही हमारा ये प्रूव हो गया कि a एंड b जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर a और b क्या है आपका को प्राइम है और उसका फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है। बट यहाँ पे क्या आया 5 आया। देयरफॉर a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो अराइज हो रहा है और जो हमारा अजम्पशन है वो गलत प्रूव हो रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट हो रहा है। तो हमारा जो रूट 5 हो रेशनल नहीं इरेशनल होगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption. Incorrect assumption. क्या था हमारा assumption कि जो रूट 5 है वो हमारा एक रैशनल नंबर है। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रूट 5 है वो हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। जो रूट 5 है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया और अच्छे से समझ भी लिया। तो समझ में आया पूरा क्वेश्चन क्या था। सो अगेन अगर कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ ज़रूर से पूछिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपके इसी साल बताए हैं, इसी साल एग्जाम वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, सेट 1 का, ये सेक्शन बी का 2 मार्क्स का, ठीक है। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these number? तो ये नंबर्स के HCF क्या होंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में आप गलती कहाँ पे कर सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पे जो नंबर्स हैं आपको ये रेशियो में दिया हुआ है,
तो आप सपोज कर लीजिएगा एक को 2x एंड एक को 3x एंड दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6x²। और HCF इंटू LCM 180 इंटू HCF करेंगे, वहाँ से आप कोशिश करेंगे x² का वैल्यू निकालना, ठीक है। सो वहाँ से आपका आने वाला नहीं है, समझ में आया, x² कर दीजिएगा, वहाँ से आपका आंसर आने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये जो दो नंबर है और आपका LCM गिवन है, सो हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम बस वैसे ही करेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन आपका रेशियो में दिया हुआ है तो हम उसको x मान लेते हैं। लेट नंबर क्या मान लेते हैं, एक को 2x मान लेते हैं एंड एक को 3x मान लेते हैं, ठीक है। और नंबर्स का LCM हमें गिवन है क्वेश्चन में 180। सो दो नंबर है आपका, ठीक है, एक आपका 2x है एंड एक आपका 3x है। इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू x इंटू 1 तो रहता ही है, ठीक है। 3x को आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू x इंटू 1। सही कर रहे हैं या नहीं बताइए आप, 2x को हम फैक्टराइज सही किए या नहीं। सो यहाँ पे हम 2x को फैक्टराइज किए 2 इंटू x इंटू 1 के फॉर्म में, 3x को फैक्टराइज किए 3 इंटू x इंटू 1 के फॉर्म में, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इसका LCM निकाल लेना है। LCM हम बता चुके हैं क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है पहले आप उसको लिखिए। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमारा, x है, पहले हम x को लिख दिए। बाद में जो बचा हुआ नंबर है, फर्स्ट में हमारा 2 बच रहा है एंड सेकेंड में हमारा 3 बच रहा है, ठीक है, एंड 1 तो ऑलरेडी रहता ही है। सो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 6x। सो आपका LCM क्या आया, 6x² नहीं 6x आया। क्या आया आपका LCM, 6x। 6x² नहीं आया, जो कि आपका इक्वल टू होगा 180 के। हमारा LCM 180 गिवन है, ठीक है। सो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 से ये कितना बार में जाएगा, 6 × 18 30 बार में। तो x इज इक्वल टू आपका 30 हो गया। तो आपको फर्स्ट नंबर 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60। एंड सेकेंड नंबर आपका 3x है, 3 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। सो आपका नंबर्स क्या आ जाएगा, 60 एंड 90, ठीक है। सो आप क्या करना है, बस याद जो है आपको फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को यूज करना है। याद है ना, LCM इंटू HCF क्या होता है, इज इक्वल टू A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM आपका 180 है, HCF हमें निकालने के लिए बोला गया है, और A हमारा 60 आया एंड B हमारा 90 आया। सो यहाँ से हमारा HCF आ जाएगा 60 इंटू 90 अपॉन 180। 6 से ये 3 बार में, 3 से ये 3 बार में, तो HCF आपका 30 आ जाएगा। सो आपका HCF कितना आया, इज इक्वल टू 30। सो कैसा आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये आपको पता चला। क्वेश्चंस तो आपके टफ नहीं है, जो हमें पता है, जो हम जानते हैं वही आता है, पर एग्जाम में पूछने का टेक्निक बदल जाता है, ठीक है ना। और वहां पे थोड़ा सा घबराहट रहेगा तो शायद आपसे सिंपल क्वेश्चंस भी ना बने। तो इसलिए आप अभी से ही प्रिपेयर रहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स का ये, ठीक है। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज, क्या होगा, HCF। इसमें भी आपको HCF और LCM ही निकालने बोल दिया है। नंबर दे देते तो आप आराम से निकाल भी लेते हो। नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ ही है, बट यहाँ पे बस दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। देखिए कैसे नंबर दिया हुआ है, लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। सो व्हाट इज कंपोजिट नंबर, बताएं हम पहले भी, क्या होता है। सो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। एंड प्राइम नंबर जो 1 से कटता है और वो खुद से कटता है, वो हमारा प्राइम नंबर होता है। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। लीस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 हो जाएगा एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 होगा।
4 जो वो 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। सो यहाँ पे आप अच्छे से लिखिए। तो मल्टीपल चॉइस है तो आपको तो कॉपी में रफली करना होगा, वहाँ पे इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे लिख के आपको समझाते हैं, ठीक है। लीस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका 2 होता है, ठीक है। 4 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 इंटू 2 आया, 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 आया, इंटू 1 भी मान लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या निकालने बोला है HCF एंड LCM। HCF क्या हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन सिर्फ यहाँ पे 2 है। LCM क्या हो जाएगा हमारा जो दोनों में कॉमन है वो, और जो एक्स्ट्रा बचा फर्स्ट में हमारा सिर्फ यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 इंटू 2 4। तो HCF हमारा क्या आ गया 2 एंड LCM क्या आया 4। तो क्या बोला क्वेश्चन में रेशियो, ठीक है। सो इस तरह से आप HCF इज टू LCM, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या आपको ध्यान रखना है खास, ये देखिए किसका रेशियो पूछा है HCF टू LCM। अगर आप LCM टू HCF निकाल देते हैं देन आपका यहाँ पे ऑप्शन पहले से ही ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, 1:2 2:1। अगर यहाँ पे गलती किए, इसको ध्यान से नहीं पढ़े, देन आपका आंसर सही आने के बाद भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी बातों को ही हमें ध्यान रखना होता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 2 आया एंड LCM हमारा 4 आया। तो हमारा HCF कितना आ गया 1 एंड LCM हमारा 2 आ गया। तो HCF एंड LCM का रेशियो हमारा 1:2 आ गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ना कि ऑप्शन बी। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ते और 2:1 आ जाता तो आप इसको मार देते, बट हमारा सही ऑप्शन तो ऑप्शन ए है, ठीक है। तो हम इन बातों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, हमें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना होता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये कुछ टिप्स थे आपके बोर्ड एग्जाम को और भी आपके लिए अच्छा करने के लिए, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे, डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और आपका रियल नंबर का टेस्ट कैसा गया ये बताना, ये जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।